क्रिकेट के मैदान में भारत ने पाकिस्तान को दो बार हराया, लेकिन राजनीति के मैदान में आशीष शेलार ने ऐसा वार किया है कि सीधे पाकिस्तान की गली तक गूंज सुनाई दी। दर्शकों, आशीष शेलार महाराष्ट्र के फायर ब्रांड मंत्री मंगलवार को मीडिया के सामने आए और उद्धव ठाकरे गुट व संजय राउत पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि संजय राउत अपने लिए पाकिस्तान भूषण अवार्ड की तैयारी में लगे हुए हैं। उनका सीधा आरोप था कि जो पाकिस्तान चाहता है वही संजय राउत कर रहे हैं। जय शाह पर निशाना साधना, टीम इंडिया की जीत पर चुप्पी साध लेना और बार बार देश विरोधी सुर छेड़ना, ये सब किसके लिए हो रहा है? यानी दर्शकों, शेलार का इशारा साफ था, संजय राउत अगर चुप है तो ये चुप्पी बहुत कुछ बोल रही है। तो वही दर्शकों, आशीष शेलार यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। सैम पित्रोदा का जिक्र करते हुए बोले कि राहुल गांधी के सलाहकार कहते हैं कि पाकिस्तान में जाते हैं तो अपने घर जैसा लगता है। जहां दाऊद छिपा बैठा है, जहां से मुंबई पर हमला हुआ, वहां जाकर अपनापन महसूस करना कांग्रेस की असली सोच है। ऐसे में बीजेपी नेता आशीष शेलार ने सीधे सवाल उठाए हैं कि इस पर संजय राउत चुप क्यों है, क्यों पाकिस्तान को लेकर हर बार सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है। दर्शकों, जानकारी दे कि शेलार ने अपने आरोपों की लिस्ट में एक और धमाका जोड़ा। उन्होंने कहा है कि यासीन मलिक ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि वो पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मिला और उस वक्त मनमोहन सिंह ने उसकी तारीफ कर दी। क्या इस पर राउत और यूबीटी का कोई बयान आया? नहीं। यानी बीजेपी की दलील साफ है, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों मिलकर पाकिस्तान की लाइन पर खड़े हैं। ऐसे में दर्शकों, अब मुद्दा बदला, टोन बदला। आशीष शेलार ने सीधे बीएमसी के खजाने पर वार किया। उन्होंने कहा है कि हाँ, डिपॉजिट कम हुआ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की है। शेलार ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के वक्त जब आदित्य ठाकरे महापालिका देखते थे, तब कोरोना के दौरान 12,000 करोड़ रुपए बिल्डर्स को माफ किए गए, प्रीमियर में छूट दी गई। अगर वो पैसे बीएमसी के पास रहते तो फिक्स डिपॉजिट में होते। ये घाटा बीजेपी का नहीं, ठाकरे परिवार का पाप है। ऐसे में दर्शकों, अब ये असल में खेल है आने वाले चुनाव का। क्रिकेट के मैदान में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है, लेकिन महाराष्ट्र के मैदान में बीजेपी और शिवसेना यूबीटी आमने सामने है। यहाँ पर हर बयान चुनावी वोट की पिच तैयार कर रहा है। आशीष शेलार ने जिस अंदाज में पाकिस्तान और अवार्ड का ताना मारा, वो बीजेपी की नेशनलिज्म वाली पॉलिटिक्स का हिस्सा है। वही उद्धव ठाकरे गुट अपनी मराठी अस्मिता और बाला साहब की विरासत की बात करता है। ऐसे में दर्शकों, आशीष शेलार का ये जबरदस्त हमला सिर्फ बयान नहीं बल्कि चुनावी बॉलिंग का बाउंसर है। सवाल है, क्या ये बाउंसर संजय राउत और उद्धव गुट को चकमा देगा या फिर महाराष्ट्र की पिच पर कोई नया खेल खेलेगा? ऐसे में क्रिकेट में भारत जीता, राजनीति में कौन जीतेगा, ये तय करेगा आने वाला चुनावी वक्त। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत, जहां हर दिन कुछ नया, कुछ चौंकाने वाला होता है, और इस बार स्पॉटलाइट में है सीएम देवेंद्र फडणवीस। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने चुनावी माहौल में तड़का लगा दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लोग कहते हैं मैंने पार्टियां तोड़ी, परिवार तोड़ा। अरे भाई, अगर कोई कहे कि आपने परिवार जोड़ा तो मैं तो क्रेडिट लूंगा। वाह दर्शकों, यानी अब फडणवीस जी फैमिली काउंसलर भी बन गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में जहां भाई भाई, चाचा भतीजी और पिता पुत्र की कहानियां रोज सामने आती है, वहां अगर ठाकरे बंधु साथ आ जाए तो फडणवीस जी खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं। दर्शकों, अब असली सवाल ये है, निकाय चुनाव, मुंबई की बीएमसी हो, पुणे नागपुर की नगर पालिकाएं, ये चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल माने जाते हैं। और अब फडणवीस से पूछा गया है कि चुनाव आखिर कब होंगे, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा 31 जनवरी से पहले चुनाव हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि कल ही करवा लो। बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का है। यानी फडणवीस साहब तो अब तैयार है, लेकिन गेंद सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के पाले में डाल दी। जैसे कोई कहे मैं तो होमवर्क कर चुका हूँ, अब मैडम कॉपी चेक नहीं कर रही है तो मेरी क्या गलती है? दर्शकों, आपको बता दें कि अब बात महायुति गठबंधन की है। बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, ये तीनों पार्टियां मिलकर लोकसभा और विधानसभा लड़ चुकी है। सवाल है, क्या ये तीनों निकाय चुनाव में भी साथ होंगे? ऐसे में दर्शकों, फडणवीस ने कहा है कि मुंबई में 100% गठबंधन में लड़ेंगे, बाकी जगह कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ जगह मजबूरी भी होगी। दर्शकों, बता दें कि स्पष्ट है कि जहां जहां राजनीति की मजबूरी नहीं होगी वहां तीनों साथ रहेंगे, लेकिन जहां स्थानीय नेताओं की ताकत और आपसी टकराव बड़ा मुद्दा बनेगा, वह महायुति शायद टूटती नजर आएगी। यानी महाराष्ट्र की निकाय पॉलिटिक्स में समीकरण उतने ही जटिल है
जितना एक मराठी सीरियल का फैमिली ड्रामा। ऐसे में दर्शकों, कुछ दिनों से ये भी चर्चा चल रही थी कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज है, कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे, तो खबर उड़ गई कि रिश्ते खराब हो रहे हैं। लेकिन फडणवीस ने अब क्लियर कर दिया है कि सब कुछ ठीक है। तो वही फडणवीस ने यह भी कहा है कि एकनाथ शिंदे ने मुझे हमेशा इज्जत दी है। मैं डिप्टी सीएम से सीएम बना, मैंने उनके अंडर काम किया, अब वे मेरे अंडर काम कर रहे हैं। हमारा रिश्ता हमेशा सम्मान वाला रहा है। तो दर्शकों, वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में भी रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल का फंडा चल रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि बड़े फैसले अभी भी सामूहिक चर्चा से ही होते हैं, और जहां सामूहिक शब्द आता है वह राजनीति में खटास और मिठास दोनों मिलते हैं। ऐसे में दर्शकों, अब तस्वीर साफ है। ठाकरे बंधु साथ आते हैं तो फडणवीस खुश होंगे, अजित पवार कहीं और जाएंगे नहीं, वो एनडीए में ही रहेंगे। निकाय चुनाव जनवरी से पहले होंगे, कम से कम फडणवीस यही दावा कर रहे हैं। उनकी ओर से महायुति मुंबई में पूरी ताकत से एकजुट होगी, बाकी जगह मजबूरी तय करेगी। इसके साथ ही शिंदे फडणवीस की जोड़ी दिखने में भले ही सीएम डिप्टी सीएम की हो, लेकिन बैकस्टेज स्क्रिप्ट राइटर अभी भी फडणवीस ही लगते हैं। तो दर्शकों, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स वैसे भी किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। हर एपिसोड में ट्विस्ट, हर डायलॉग में तंज और हर कैरेक्टर का अपना पावर प्ले। अब देखना यह होगा कि निकाय चुनाव में जनता किसकी स्क्रिप्ट हिट करती है और किसे फ्लॉप कराती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है ठाकरे परिवार का मिलन वाकई होगा और महायुति का गठबंधन निकाय चुनाव में कितनी मजबूती से टिक पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, राजनीति का अगला एपिसोड मिस न करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। दोस्तों, पॉलिटिक्स अब वही पुरानी 80s 90s वाली किताब नहीं रही। अब एंट्री हो चुकी है जेन जी की, जिन्हें लोग कहते हैं फोन में खोए रहते हैं, रील्स बनाते हैं, मीम्स शेयर करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, यही जेन जी अगर सड़क पर उतर जाए तो? वही हुआ नेपाल में, और अब वही चिंगारी लद्दाख तक पहुंच गई है। नमस्कार दर्शकों, MDR न्यूज में आपका स्वागत है। नेपाल में पिछले दिनों हजारों की भीड़, ज्यादातर जेन जी सड़कों पर उतरी। नारे लगे, सरकारी दफ्तर जला दिए गए और देखते ही देखते पूरा काठमांडू हिल गया। इतना बड़ा धमाका हुआ कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी। सोचिए, एक पूरी सरकार गिरा दी जेन जी ने। ऐसे में दर्शकों, अब जंप करते हैं भारत में लद्दाख पर, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन लोग सालों से कह रहे हैं, हमें चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा, चाहिए हमारी आवाज़, चाहिए हमारा अधिकार। 24 सितंबर को लेह में हजारों लोग सड़क पर निकले। पहली लाइन में युवा, वही जेन जी। लेकिन मामला इतना गरमाया कि हिंसा भड़क गई। 4 लोगों की मौत, कई घायल, और लद्दाख की सर्द हवाओं में अब गुस्से की गर्मी तैर रही है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल उठा, जेन जी क्यों नाराज है? यही से पॉलिटिक्स में एंट्री हुई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि जेन जी का मूड अलग है, वो बदलाव चाहते हैं। इस पर फडणवीस ने पलटवार किया और कह दिया है कि भारत का जेन जी इतना फ्री नहीं है कि हर मुद्दे पर सड़क पर उतर जाए। वो स्टार्टअप, AI और IT में बिजी है। जिसे जेन जी से इतना लगाव है, वो नेपाल चला जाए। ऐसा कड़क जवाब फडणवीस ने सीधा राहुल गांधी को दे दिया है। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल ये है, क्या फडणवीस सही कह रहे हैं या फिर राहुल गांधी की बात में भी वजन है? सच यही है कि भारत का जेन जी 2 दुनिया में जीता है। एक तरफ सिलिकॉन वैली, स्टार्टअप्स, AI, हैकाथॉन और वर्क फ्रॉम कैफे वाली दुनिया, वही दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए एंटी करप्शन मूवमेंट, फार्मर प्रोटेस्ट, CAA का विरोध और अब लद्दाख का प्रदर्शन। यानी जेन जी ऑफिस में भी और स्ट्रीट पर भी। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी बार बार युवा कार्ड खेलते रहते हैं। कभी कहते हैं जेन जी बेरोजगारी से परेशान हैं, तो कभी जेन जी को लोकतंत्र चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन अब फडणवीस का तंज साफ है। उन्होंने कहा है कि भाई, हमारे जेन जी को आपकी अपील से फर्क नहीं पड़ता, वो अपने दम पर दुनिया जीत रहा है। बता दें कि नेपाल में जेन जी ने दफ्तर जलाए, सरकार गिरा दी, लेकिन भारत का युवा हिंसा से दूरी बनाता है। वो ट्विटर ट्रेंड करता है, इंस्टाग्राम पोस्ट डालता है, कभी सड़क पर बैठकर शांति से धरना भी करता है। लेकिन नेपाल जैसे हालात बहुत कम। दर्शकों, यही पॉइंट फडणवीस बार बार दोहरा रहे हैं। भारत का जेन जी नेपाल वाला नहीं है। लेकिन दर्शकों, सवाल यही है, लद्दाख की आवाज़ कौन सुनेगा? वो भी तो भारत का हिस्सा है, वो भी जेन जी से भरा है, जिनके हाथ में लैपटॉप भी है और प्ले कार्ड भी। 4 मौतें होना ये कोई छोटी बात नहीं है। सरकार को मानना पड़ेगा कि युवा नाराज है, और ये नाराजगी बस सोशल मीडिया वाली #storm नहीं है। ऐसे में दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारत का जेन जी सच में इतना बिजी है कि सड़क पर नहीं उतरता, या फिर वक्त आने पर वही काठमांडू जैसा तूफान ले आएगा? नेपाल में सरकार गिरी, लद्दाख में 4 जाने गई।
अब देखना यह है कि दिल्ली की सियासत कब तक जेएनजी की चुप्पी पर भरोसा करती है, क्योंकि याद करिए आज का जेएनजी कोडिंग करता है लेकिन कल वही सिस्टम को रीसेट भी कर सकता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार की सियासत का रंग हर 5 साल में बदलता है, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में जो हलचल है वह पहले से बिल्कुल अलग है। वजह है प्रशांत किशोर की एंट्री। पीके की जन स्वराज पार्टी ने मैदान में आते ही समीकरणों को उलझा दिया है। सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति में वाकई कोई नया किंगमेकर जन्म ले रहा है या फिर पुरानी जुगलबंदी एनडीए और महागठबंधन ही 2020 की तरह मुकाबले को बांधे रखेगी। दर्शकों, आपको बता दें कि पूर्णिया की 24 सीटों पर चुनावी माहौल हमेशा से ही दिलचस्प रहा है। यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 46% और अनुसूचित जाति लगभग 14% है। ऐसे में जातीय समीकरण हर पार्टी की रणनीति का केंद्र होते हैं। 2020 में एनडीए को यह 12 सीटें और 36% वोट मिले थे। ताजा सर्वे बता रहा है कि इस बार भी तस्वीर लगभग वैसी ही है। गठबंधन थोड़ा आगे दिख रहा है, जैसे पिछली बार 7 सीटें मिली थी, लेकिन यह जनसुराज की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। मतलब साफ है, पीके को उत्तर बिहार में पांव जमाने के लिए अभी लंबा सफर तय करना होगा। दर्शकों, अब आते हैं भोजपुर पर। यहाँ 22 सीटें हैं और दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम आबादी सिर्फ 9% है, लेकिन अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 22%। 2020 में महागठबंधन ने यहाँ 19 सीटें झटक कर अपना दबदबा दिखाया था, जबकि एनडीए सिर्फ 2 सीटों तक सिमट गया था। लेकिन 2025 में कहानी पलट सकती है। सर्वे बताते हैं कि इस बार जनसुराज भोजपुर में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। यानी यहाँ लड़ाई सिर्फ 2 पुरानी ध्रुवों तक सीमित नहीं है, बल्कि तीसरा मोर्चा मैदान में पूरी तैयारी से मौजूद है। भोजपुर से पीके को उम्मीद की सबसे बड़ी किरण दिख रही है। तो वही सारण की 24 सीटें हमेशा से ही सियासी चर्चाओं में रहती है। यह मुस्लिम और अनुसूचित जाति दोनों की आबादी लगभग 15% है। 2020 में महागठबंधन ने यहां 15 सीटें जीती थी और एनडीए को 9 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार भी दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का बताया जा रहा है, लेकिन ट्विस्ट यही है, जनसुराज यहाँ हर सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। भले सीटों का हिसाब किताब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ से तय होगी। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि पटना का असर पूरे बिहार के चुनाव पर पड़ता है। यहाँ की 21 सीटें सिर्फ विधानसभा का हिस्सा नहीं होती, बल्कि यह राज्य की राजनीतिक नब्ज भी बताती है। 2020 में एनडीए को यहाँ 11 और महागठबंधन को 10 सीटें मिली थी। इस बार भी सीटों के हिसाब में बदल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जनसुराज ने पटना में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। यहाँ के युवा, पढ़ा लिखा तबका और शहरी वोटर पीके की बातों को गंभीरता से सुन रहा है। अगर पटना में जनसुराज ने खाता खोल दिया तो यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। ऐसे में दर्शकों, संपूर्ण बिहार के ताजे सर्वे माने तो एनडीए फिलहाल 47 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है। महागठबंधन 19 सीटों पर आगे है, लेकिन जनसुराज का असर कई क्षेत्रों में संतुलन बिगाड़ने वाला साबित हो सकता है। 2020 जैसे ही माहौल दिख रहा है, लेकिन फर्क यही है कि इस बार जनता के पास तीसरा विकल्प मौजूद है। पीके की एंट्री ने सिर्फ माहौल को बदला नहीं, बल्कि पुराने दावेदारों की नींद भी उड़ा दी है। ऐसे में दर्शकों, क्या जनसुराज वाकई सीटों में तब्दील हो पाएगी या सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह जाएगी? क्या भोजपुर और पटना जैसे इलाकों में पीके अपनी पार्टी के लिए पहचान गढ़ पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या 2025 का चुनाव भी 2020 जैसा ही साबित होगा या फिर इस बार बिहार की राजनीति कोई नया अध्याय लिखेगी? कुल मिलाकर बिहार का चुनावी संग्राम अब 2 बनाम 1 की बजाय 2 बनाम 1 नया हो चुका है। जनता के लिए चुनाव का यह नया दौर सिर्फ वोटों का खेल नहीं, बल्कि भरोसे की नई परीक्षा भी होगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, एशिया की राजनीति में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। कई सरकारें गिर रही है, कई जनता सड़कों पर उतर रही है, और इस पूरे मंजर के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर ऐसा बयान ठोक दिया कि अब भारतीय राजनीति में भी लहरें उठने लगी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि बीजेपी ने इस बयान को सीधे जोड़ दिया राहुल गांधी से।
अब कहानी बन गई है एक तीर दो निशाने। दर्शकों, आपको बता दें कि हुआ यूं कि मनीष तिवारी ने एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट किया, जनरेशन XYZ अब किसी का विशेषाधिकार मानने को तैयार नहीं। श्रीलंका से लेकर नेपाल और बांग्लादेश से लेकर फिलीपींस तक जनता ने वंशवाद और खास परिवारों के खिलाफ गुस्सा दिखा दिया है। भाई साहब, ये तो साफ कह दिया, अब नेपो कल्चर का टाइम खत्म हुआ। बता दें कि उन्होंने बाकायदा तारीखें और घटनाएं का हवाला दिया। उन्होंने लिखा है कि जुलाई 2023 श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की विदाई, जुलाई 2024 बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ बगावत, सितंबर 2025 नेपाल में केपी शर्मा ओली पर उठी लहर और फिलीपींस में मार्कोस जूनियर के खिलाफ विरोध। यानी मैसेज क्लियर है, वंशवाद वाली राजनीति जनरेशन जेड के लिए अब कूल नहीं रही। तो ऐसे में दर्शकों, अब जरा सोचिए, कांग्रेस के नेता ने बयान तो दिया, लेकिन सबसे पहले तिलमिलाई बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालविया ने ट्वीट ठोका और कहा, देखिए देखिए, ये तो साफ निशाना है राहुल गांधी पर। आखिरकार मनीष तिवारी खुद G23 वाले बागी गुट में हैं और अब तो पार्टी के अंदर से ही बगावत उठ रही है। मतलब साफ है, बीजेपी ने मनीष तिवारी के बयान को राहुल गांधी पर मिसाइल बना दिया। मालविया बोले, जैन जी को छोड़िए, कांग्रेस के अपने सीनियर्स भी राहुल से तंग आ चुके हैं। वाह, क्या कमाल की पॉलिटिकल जिम्नास्टिक है। बयान दिया वंशवाद पर और बीजेपी ने गोल घुमाकर राहुल पर मार दिया। ऐसे में दर्शकों, अब कांग्रेस की दिक्कत ये है कि पार्टी पहले से ही वंशवाद के आरोप झेलती रही है। विपक्ष हर बार कहता है गांधी परिवार के बिना कांग्रेस अधूरी है, और अब अगर कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता खुद सोशल मीडिया पर वंशवाद की पोल खोल दे तो भाई बीजेपी को तो बैठे बिठाई मसाला मिल जाता है। ऊपर से ये बयान उस समय आया है जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और मोदी सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को ये सुनहरा मौका मिला कि घर में घुस कर मारो। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल ये है कि आम जनता इसे कैसे देख रही है। एक तरफ तो युवाओं की पीढ़ी जेन जी सोशल मीडिया पर हावी है, मीम्स बनते हैं, ट्रेंड चलते हैं और नेताओं के बयान मिनटों में वायरल हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ जनता अब वंशवाद के खिलाफ आवाज़ जोर से उठा रही है। ये बात सिर्फ श्रीलंका या बांग्लादेश तक सीमित नहीं, भारत में भी यही माहौल तैयार हो रहा है। क्योंकि दर्शकों, सच कहे तो चाहे कोई भी पार्टी हो, वंशवाद हर जगह दिखता है। नेता का बेटा नेता, मंत्री की बेटी नेता और कार्यकर्ता बेचारा लाइन में खड़ा। यानी जनता के लिए ये कोई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाली लड़ाई नहीं, बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है। लेकिन दर्शकों, असली ट्विस्ट यहाँ है, मनीष तिवारी ने तो कहीं भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने तो वंशवाद और एशियाई राजनीति की बात की थी, लेकिन बीजेपी ने सीधे कह दिया, भाई ये तो राहुल गांधी पर ही अटैक है। तो क्या दर्शकों, क्या ये कांग्रेस के अंदर से वाकई बगावत की गूंज है, या फिर बीजेपी इसे एक बस नया हथियार बना रही है राहुल को घेरने के लिए? जनता को अब ये तय करना होगा, बयान का असली मतलब क्या है, सिस्टम पर हमला या राहुल गांधी पर तंज। तो दोस्तों, राजनीति के इस खेल में अब हर ट्वीट, हर बयान एक चेस मूव बन चुका है। मनीष तिवारी का बयान था एशियाई देशों और वंशवाद पर, लेकिन भारतीय राजनीति में उसका टारगेट बदल गया। कहते हैं ना, सियासत में टाइमिंग और एंगल ही सब कुछ है। तो दर्शकों, अब देखना यह है कि कांग्रेस इस बयान से कैसे बचाव करती है और बीजेपी इसको कितना और भुनाती है। और हाँ, आपके हिसाब से क्या मनीष तिवारी ने वाकई राहुल गांधी पर तीर चलाया, या फिर बीजेपी बस एक नया नैरेटिव गढ़ रही है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, राजनीति और क्रिकेट दो ऐसे जुनून जो भारत के दिल की धड़कन है, लेकिन जब ये दोनों आमने सामने आ जाए तो टकराव नहीं बल्कि टाइमिंग का गणित शुरू हो जाता है। जी हाँ, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, लेकिन वक्त था थोड़ा अनूठा। आमतौर पर रात 8 बजे का वो प्रधानमंत्री स्लॉट इस बार शाम 5 बजे क्यों खिसक गया? यही सवाल उठाया है शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने, और फिर शुरू हो गई राजनीति की नई पारी। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत बोले, प्रधानमंत्री का लोगों को गुमराह करने का मानक समय रात 8 बजे है, लेकिन इस बार अचानक शाम 5 बजे क्यों? लोग कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान मैच था और बीजेपी कार्यकर्ता चाहते थे कि बिना किसी रुकावट के मैच का मजा लिया जाए। अब राउत के इस बयान में राजनीति का मजा तो है ही, लेकिन क्रिकेट के तड़के ने इसे और चटपटा बना दिया। सवाल ये भी है कि अगर राष्ट्र के नाम संबोधन और क्रिकेट का टकराव होता तो क्या जनता रिमोट पर भी लोकतंत्र निभाती या फिर सीधे मैच पर स्विच करती? बता दें कि संजय राउत ने यहाँ तक कह डाला है कि यह कैसी देशभक्ति है, जब देशभक्ति का टेस्ट मैच चल रहा हो और आप टाइमिंग मैच के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो।
सोचिए जरा, एक तरफ प्रधानमंत्री स्वदेशी अपनाने की अपील कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोग टीम इंडिया के लिए नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय। तो क्या देशभक्ति की दो पिचें एक साथ खेली जा रही थी? राजनीति के मैदान में संजय राउत ने यही छक्का जड़ने की कोशिश की। तो दर्शकों, ऐसे में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन की जिसने रविवार की शाम को डेडलाइन बनाया। पीएम ने जनता से अपील की, हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाइए, हर दुकान में भारतीय उत्पाद सजाइए। भारत के बेटों बेटियों की मेहनत और पसीना इन प्रोडक्ट्स में झलकता है। यानी मैच भले ही भारत पाकिस्तान का रहा हो, लेकिन पीएम मोदी ने पिच तैयार कर दी भारत बनाम विदेशी सामान की। बता दें कि पंतप्रधान ने अपने संबोधन में नया मंत्र दिया, नागरिक देवो भव। उन्होंने कहा है कि जीएसटी सुधारों ने लोगों के लिए बचत का रास्ता खोला है। आयकर और जीएसटी छूट मिलाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब में बचे हैं। उन्होंने इसे नाम दिया बचत उत्सव। छोटे व्यापारी और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह राहत भरी खबर बताई गई। मोदी का संदेश साफ था, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है और मेड इन इंडिया को अपनाना ही देश की असली ताकत है। लेकिन राजनीति तो वही आकर ठहरती है जहाँ विपक्ष तंज कसने का मौका न गवाए। संजय राउत का कहना है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन भी अब चुनावी और इवेंट आधारित हो गया है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि गुमराह करने का समय भी बीजेपी अपने हिसाब से तय करती है। यानी एक और पीएम देशवासियों से स्वदेशी अपनाओ का आह्वान कर रहे थे, दूसरी ओर विपक्ष इसे क्रिकेट ट्रिक बता रहा था। सवाल ये भी उठता है, क्या राजनीति में क्रिकेट का इस्तेमाल अब नया नैरेटिव सेट करने का हथियार बन रहा है? ऐसे में दर्शकों, आम जनता के लिए रविवार की शाम दिलचस्प थी। एक तरफ टीवी पर प्रधानमंत्री का संबोधन, दूसरी ओर थोड़ी ही देर बाद भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच। लोगों ने रिमोट हाथ में लिया और दोनों चैनल स्विच करते रहे। कुछ लोग बोले, पहले देश की बात सुन लेते हैं, फिर मैच का मजा लेंगे। जबकि कुछ ने कहा, देशभक्ति अपने दिल में है, टीवी पर तो मैच ही देखेंगे। यानी जनता ने भी अपनी अपनी प्राथमिकताओं का सिलेक्शन कर लिया। तो ऐसे में दर्शकों, कहानी का सार यही है, राजनीति और क्रिकेट दोनों में टाइमिंग ही सब कुछ है। संजय राउत का तंज हो या प्रधानमंत्री का संदेश, दोनों की गूंज अलग अलग पिचों पर सुनाई दी। एक तरफ विपक्ष सवाल कर रहा है, देशभक्ति की असली परिभाषा क्या है? वही सरकार कह रही है, स्वदेशी अपनाओ, बचत उत्सव मनाओ। अब देखना ये होगा कि जनता किसे ज्यादा तवज्जो देती है, मैदान में गूंजती भारत भारत की आवाज को या फिर प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ के नारे को। तो दर्शकों, ये थी राजनीति और क्रिकेट का अनोखा संगम। अगली बार जब प्रधानमंत्री रात 8 बजे या शाम 5 बजे बोले तो आप तय करिए रिमोट कहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र और क्रिकेट दोनों ही भारत में सबसे बड़े धर्म हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में न रिश्ते स्थायी होते हैं न दुश्मनी। सोमवार 22 सितंबर को इसका ताजा सबूत मिला, जब शिवसेना के पूर्व विधायक सदा सरवणकर और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए। ये वही सरवणकर है जिन्होंने 2024 विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ ताल ठोकी थी। दर्शकों, बता दें कि शिवाजी पार्क जिमखाना के पुनर्उद्घाटन का मौका था। मंच पर शिवसेना UBT के नेता अनिल देसाई और माहिम सीट से मौजूदा विधायक महेश सावंत भी मौजूद थे, लेकिन सबकी नजरें टिक गई सरवणकर और राज ठाकरे पर। ऐसे में सदा सरवणकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैंने राज साहब का आशीर्वाद लिया, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, चुनाव एक अलग मुद्दा है, लेकिन रिश्ते कभी नहीं टूटते। दरअसल दर्शकों, सरवणकर और राज ठाकरे का रिश्ता नया नहीं है। दोनों के बीच लंबे वक्त से राजनीतिक मतभेद जरूर रहे, लेकिन व्यक्तिगत समीकरण हमेशा बने रहे। यही वजह है कि सरवणकर ने मंच पर खुलेआम कहा, आज मैं उनका पड़ोसी हूँ। लेकिन दर्शकों, कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, राजनीति की भी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में माहिम सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। उद्धव ठाकरे गुट के महेश सावंत को मिले 50,213 वोट, सदा सरवणकर को मिले 48,897 वोट, जबकि अमित ठाकरे को मिले थे 33,062 वोट। और इसका परिणाम ये रहा था कि उद्धव ठाकरे गुट के महेश सावंत चुनाव जीते और सरवणकर दूसरे और अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर रहे। और यही से सरवणकर और ठाकरे परिवार के बीच खटास गहराई। बता दें कि सदा सरवणकर की राजनीति का ग्राफ भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वे 2009 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े और राज ठाकरे की पार्टी के नितिन सरदेसाई से हार गए। 2014 में शिवसेना के टिकट पर वापसी की और उसी सरदेसाई को मात दी। 2019 में फिर जीत दर्ज की, इस बार MNS के संदीप देशपांडे को हराया।
यानी राजनीति में दुश्मन भी वही, प्रतिद्वंदी भी वही, बस वक्त के साथ पार्टी और हालात बदलते गए। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है, क्या सरवणकर और राज ठाकरे की ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार भर थी या फिर ये 2029 की राजनीति की ट्रेलर क्लिप है? क्या एमएनएस और शिंदे गुट किसी नई दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ये सिर्फ पुरानी पड़ोसी रिश्तों को मंच पर दिखाने की कवायद थी? तो ऐसे में दर्शकों, राजनीति के जानकार मानते हैं कि मुंबई की सीटें हमेशा समीकरण बदलती रही है। माइम सीट पर 3 ताकदें शिवसेना, यूबीटी, शिंदे गुट और एमएनएस बार बार एक दूसरे के वोट काटती रही। ऐसे में अगर भविष्य में कोई नई गठजोड़ की सुगबुगाहट होती है तो उसका असर सीधे विधानसभा पर पड़ेगा। तो दर्शकों कहते हैं, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस मौके और हालात होते हैं। आज राज ठाकरे और सरवणकर की मुलाकात ने यही साबित कर दिया। अब देखना यह है कि ये मुलाकात सिर्फ आशीर्वाद तक सीमित रहती है या भविष्य की राजनीति का कोई नया अध्याय लिखती है। ऐसे में रिश्ते बनाम राजनीति की ये कहानी जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, MDR न्यूज़ में आपका स्वागत है। मराठवाड़ा, जहाँ हर साल किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते थे कि कब मेघ बरसेंगे, कब सूखे से राहत मिलेगी, वही मराठवाड़ा इस बार ऐसी बारिश में डूबा कि जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। खेत खलिहान से लेकर सड़कें, पशुधन और मकान तक सब कुछ पानी के सैलाब में समा गया। पिछले 7 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने मराठवाड़ा को बुरी तरह झंझोर कर रख दिया है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। लातूर में 3, धाराशिव में 1, बीड़ में 2 और नांदेड़ में 1 मौत हुई है। जान माल का नुकसान बेहिसाब है। लाखों हेक्टेयर खरीफ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। जो खेत सूखे में दरकते थे, वही खेत अब पानी में डूबकर किसानों का दिल तोड़ रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि इसी तबाही के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे सामने आए। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य की महायुति सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा, किसानों के बैंक खातों में तुरंत भरपाई की रकम जमा की जाए। पहले मदद दीजिए, बाद में जांच कीजिए। दर्शकों, उद्धव की मांग है कि अतिवृष्टि और बाढ़ से तबाह हुई खेती को बचाने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि किसानों के कर्ज की किस्तें फिलहाल रोकी जाए और बैंकों को निर्देश दिए जाए कि खाते से कटौती न करें। दर्शकों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने पुराने नियमों पर भी सवाल उठाए हैं। मौजूदा प्रावधान के मुताबिक सिर्फ 2 हेक्टेयर तक सहायता दी जाती है, लेकिन उनका कहना है कि इस बार तबाही इतनी व्यापक है कि सीमा 3 हेक्टेयर तक बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने ओला दुष्काल जैसी तकनीकी शर्तों को भी खारिज करने की अपील की है। उद्धव के मुताबिक सरकार को इस वक्त उदार रुख अपनाना चाहिए और राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे का यह हमला सिर्फ केंद्र पर नहीं बल्कि राज्य की शिंदे फडणवीस पवार सरकार पर भी था। उन्होंने तंज कसा है कि सरकार अपनी इमेज चमकाने के लिए विज्ञापनों पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन जब किसान डूब रहा है तो मदद के लिए हाथ क्यों बंधे रहते हैं। मराठवाड़ा के बीड, लातूर, धाराशिव, जालना, संभाजीनगर, नांदेड़ और परभनी जिलों में बारिश ने खरीफ के साथ रबी फसल पर भी संकट खड़ा कर दिया है। पशुधन बह गया, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए और गाँवों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठहर सी गई है। तो वही दर्शकों, सबसे तीखा आरोप उद्धव ठाकरे ने यह लगाया कि मराठवाड़ा के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर से दौरे करने का समय तक नहीं निकाल पा रहे। सरकार के एक भी मंत्री ने बांधों पर जाकर हालात का जायजा नहीं लिया। वे सिर्फ मंत्रालय में बैठकर टीवी देखकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। यह किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि बारिश ने यहाँ सिर्फ फसलें नहीं डुबोई बल्कि उम्मीदें भी बहा दी है। किसान जो खरीफ में अपनी पूरी पूंजी झोंक चुके थे, अब रबी की फसल के लिए बीज और खाद तक जुटाने में असमर्थ है। कई गांवों में छोटे किसान अपने खेतों की मिट्टी बह जाने से बिल्कुल खाली हाथ रह गए हैं। मराठवाड़ा के एक बुजुर्ग किसान ने तो यह तक कह दिया है कि सालों से सूखे से लड़ते रहे, अब पानी ने मार दिया। सरकार चाहे जिसकी हो, पेट की आग कैसे बुझेगी। तो दर्शकों, राजनीति के गलियारों में यह मुद्दा अब जिम्मेदारी किसकी है वाले सवाल पर अटक गया है। उद्धव ठाकरे याद दिलाते हैं कि महाविकास आघाड़ी के शासन में जब सूखा और चक्रवात आया था, तब भी केंद्र ने सिर्फ तुच्छ सहायता दी थी। अब जब मराठवाड़ा डूब रहा है, तब भी हालात वही है। राज्य सरकार अभी तक आधिकारिक बड़े पैकेज की घोषणा नहीं कर पाई है।
सिर्फ पंचनामा और आकलन की बातें हो रही है, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि किसान को तुरंत नगद राहत चाहिए। ऐसे में दर्शकों, आखिर इस बार मराठवाड़ा को क्या मिलेगा, वास्तविक मदद या फिर सिर्फ घोषणाओं की बरसात? किसानों की उम्मीदें आसमान की ओर है, लेकिन अब यह आसमान बारिश नहीं बल्कि राहत बरसाए, यही उनकी अंतिम उम्मीद है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।